हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट का अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्थल मंडल में हम लोग दो पार्ट होते हैं इसमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें। हम लोग दो ही भाग इसमें पढ़ेंगे। असल में यहाँ पे होता क्या है कि इन्वायरमेंट में वायुमंडल और स्थल मंडल दोनों में भूगोल जो होता है वो होता है कॉमन, दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम इसको जानेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट से या कोई भी एग्ज़ाम हो पार्ट से, कहीं से भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल परीक्षा में आते हैं। तो करते हैं शुरू। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के पहले जो स्रोत है उसके बारे में जान लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए केवल दो ही स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यानी एक वो चीज़ें हैं जो सामने हैं, और एक अंदाज़ा लगाकर। यानी एक तरीका ऐसे है जो सामने देखा गया, और एक तरीका ऐसे है जो गणित और फिजिक्स के हिसाब से उसको तय किया गया कि उसमें क्या है अंदर। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में है दाब, घनत्व और तापमान। इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जाना गया। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मेन चीज़ है कि अंदर जाने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। इस आधार पर गणना किया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। और प्रत्यक्ष स्रोत यानी प्राकृतिक स्रोत क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप। यानी ज्वालामुखी के अंदर से फट के जो लावा आते हैं उसका अध्ययन किया गया कि वो आखिर ये गर्मी कहाँ से आ रही है, ये जो पत्थर जो सॉलिड है यहाँ पे वो अंदर वो लिक्विड अवस्था में है वो कैसे हैं। और दूसरा है सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान के द्वारा। तो भूकंप विज्ञान इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे अधिक जाना गया है। और सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान में हम भूकंपीय तरंग पी और एस, कौन कौन से हैं, पी और एस, केवल दो तरंगों का प्रयोग करते हैं। पी और एस तरंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं कि अंदर द्रव अवस्था है कि सॉलिड अवस्था है। ठीक। और अप्रत्यक्ष स्रोत द्वारा हम लोग दाब, घनत्व और तापमान के बारे में जान लेते हैं। इस तरह से इन दो तरीकों के द्वारा ही पृथ्वी के अंदर हम लोग क्या है जान पाए हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर अब तक कोई गया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जाना संभव नहीं है। क्योंकि जो सबसे गहरी जो खदान है सोने की दक्षिण अफ्रीका में, वो 4 किमी उसकी गहराई है। और जबकि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक कोई चीज़ गड्ढा किया गया है तो वो एक ड्रिल था, बर्मा था, वो एक ड्रिल थी। उस ड्रिल की गहराई जो थी खोदा गया 12 किमी। जगह का नाम है कोला। जगह का नाम क्या है, कोला, साइबेरिया रूस में कोला। और ये कहाँ था, साइबेरिया उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में, और रूस में ही ये खोदा गया। और अधिकतम 12 किमी तक हुआ। फिर उसके बाद घर्षण के कारण वो जो ड्रिल था वो गर्म होकर पिघलता था, इसलिए वहाँ पे ये काम बंद हो गया। तो ये जो गहराई है यानी 4 किमी चाहे 12 किमी, ये पृथ्वी के सतह पे एकमात्र एक खरोच की तरह है। इसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग, आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी उतनी मिलती नहीं है। इसलिए हम सबसे अधिक किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो है सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान, यानी भूकंपीय तरंगे पी और एस के द्वारा होता है। और इसी के आधार पे गणितीय रूप से दाब, घनत्व और तापमान के बारे में जानकारी मिलती है। एक चीज़ जान लीजिए, पृथ्वी के अगर आप जितना अंदर जाएंगे तो दाब बढ़ता है, जिसके कारण घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। दाब बढ़ने से बढ़ता है तापमान, और घनत्व भी बढ़ता है। ये समान रूप से एक इक्वल है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इसलिए तापमान बढ़ता है। इसलिए पृथ्वी के क्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रस्ट पे ही केवल प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का संपूर्ण औसत घनत्व जो है वो 5.5 है, पूरा जोड़ के निकाला गया। और पृथ्वी की आयु जो है वो 6.4 अरब वर्ष है।
अरब वर्ष है, ये भी जान लीजिएगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने अपना एक मॉडल दिया, जिसे स्वेस का मॉडल कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। वो था सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के इस आंतरिक संरचना को, ये था सियाल और ये था सीमा और ये था नीफे, इस तरह से 3 भागों में बांट दिया। और उन्होंने बताया कि सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा है, और क्रस्ट भी इसी पर ही है, इसी के ऊपरी भाग पर क्रस्ट है, और सियाल और सीमा ध्रुव अवस्था में है। और इसकी गहराई उन्होंने सतह से 200 किमी बताया, और इसका घनत्व तो इन्होंने बताया 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी बताया। और बताया कि जो सियाल है वो ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस जैसे कठोर चट्टानों का बना हुआ है। उसके बाद उसके अंदरूनी भाग को उन्होंने सीमा कहा। क्या कहा? सीमा कहा। और कहा कि यह सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की इसमें क्या है? प्रधानता है। इसमें क्या थी? सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक थे। इसमें क्या था? सिलिका और मैग्नीशियम अधिक थे। और यह 200 से लेकर 2900 किलोमीटर अंदर तक था। और इसका औसत घनत्व जो था वो 4.9 ग्राम प्रति घन सेमी था। और यह बेसाल्ट का बना हुआ था, बेसाल्ट जैसे कठोर चट्टानों का बना था। क्रोड, इसको इन्होंने क्या कहा? नीफे कहा। इसी को कहा कि क्रोड भी कहते हैं या कोर भी कहा गया। नीफे का मतलब निकिल और फेरस, यानी निकिल और लोहा का बना हुआ है। और यह 2900 से 6371 किमी अंदर था। ठीक। और इसका औसत घनत्व जो था 11 ग्राम प्रति घन सेमी था। ये मॉडल जो था वो स्वेस ने सबसे पहले दिया था। उसके बाद भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी को की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया गया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में बांटा गया है। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी के एक इस तरह एक भाग से कटा हुआ एक भाग है, वही आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पतला सा बनाकर। इसके बारे में जान लेते हैं, इससे भी कुछ परीक्षाओं में सवाल आते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बताया हूँ, आप इसे कर लीजिएगा नोट और इसे समझ लीजिएगा। भूकंपीय तरंगों के आधार पर यानी सिस्मोलॉजी के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। और पृथ्वी में किस तरंगों का इस्तेमाल हुआ है? वो पी और एस भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल हुआ है। पी तरंग जो होती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 7 से 8 किमी प्रति सेकेंड होती है। यह पृथ्वी के हर भाग में पहुंच जाती है, यानी ठोस और द्रव हर भाग में। जबकि एस जो होता है ये नहीं पहुंचता है, ये केवल ठोस भागों में ही पहुंचता है, द्रव में नहीं। इसी आधार पर इनके प्रवेश करने की क्षमता के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न परतों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहला है क्रस्ट। क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा गया है। और यह समस्त महाद्वीप और महासागर, पर्वत, पठार क्रस्ट पे ही है, ऊपरी हिस्से पे। और ये ठोस है, और ये बिल्कुल अंडे का जो छिलका होता है उस तरह से कठोर है ऊपर का भाग। इसे कहा गया क्रस्ट या भूपरपटी भी कहा गया है। महाद्वीपों पे इसकी जो मोटाई है वो 30 किमी है, और महाद्वीप ग्रेनाइट के बने हैं। जबकि महासागरों पे इसकी मोटाई 5 किमी है, और वहाँ पर ये बेसाल्ट के बने हैं। अर्थात मान लीजिए ये महाद्वीप है और ये महासागर, और मान लीजिए ये क्रस्ट है। और यहाँ पे इसकी मोटाई कितनी है? 30 किमी, और यहाँ पे 5 किमी, और ये समुद्र है। ये ग्रेनाइट का बना है,
ये ग्रेनाइट का बना है जबकि ये बेसाल्ट का बना है, बेसाल्ट का बना है। इस तरह से ये क्रस्ट है। क्रस्ट पे सबसे अधिक अगर कोई तत्व है तो ऑक्सीजन है। 46% क्रस्ट पे मिलता है ऑक्सीजन लगभग। उसके बाद है सिलिका लगभग 27%। उसके बाद एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। उसके बाद लोहा है, उसके बाद कैल्शियम है। ठीक है। उसके बाद क्रस्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। ऐसे क्रस्ट भी दो भागों में बटा है। एक क्रस्ट जिस पे हम लोग रह रहे हैं ऊपर एनवायरनमेंट का, एक क्रस्ट जो मेंटल के सतह को छूता है, ऊपरी वाले हिस्से को। तो इस तरह से क्रस्ट दो भागों में बटा हुआ है, ऊपरी और आंतरिक, यानी अपर और इनर। और इस क्रस्ट को बांटने वाला जो लेयर है एक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है एक तरह की, जिसका गुण भिन्न है। और उस जोड़ने वाले लेयर को, यानी ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को जोड़ने वाली जो लेयर है उसको कोनराड असंबद्धता कहा गया है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व जो है वो 2.8 है, जबकि आंतरिक जो है क्रस्ट उसका घनत्व 3 है, 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। तो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को जोड़ने वाली जो है लेयर वो कौन सी है? असंबद्धता उसका नाम है, डिसकंटिन्यूटी उसको कहते हैं कोनराड असंबद्धता। उसके बाद आता है मेंटल। देखिए मेंटल जो है वो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग है, सबसे बड़ा भाग है ये। इसमें पृथ्वी का ज़्यादातर भाग इसी में ही आता है। इसमें समस्त पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन लगभग 83% आयतन मेंटल में ही है। द्रव्यमान 68% मेंटल में ही है। मेंटल मतलब यहाँ से जो लाल वाला भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। अभी इसमें जानेंगे और क्या क्या है। यह 2900 किमी तक गहरा है और इसका यानी क्रस्ट से, आंतरिक क्रस्ट से लेकर और क्रोड तक के बीच में ये 2900 किमी तक गहरा है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यानी क्रस्ट से 200 किमी अंदर, यानी ये क्रस्ट है, क्रस्ट से 200 किमी ऊपर का जो भाग है उस क्षेत्र को हम लोग एथेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोस्फेयर कहते हैं, या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यह लिक्विड ज़्यादा है और इसमें इस तरंगों की गति क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है, इसलिए इसको दुर्बलता मंडल भी कहा गया है। और एथेनोस्फेयर पर ही हमारा क्रस्ट तैर रहा है, प्लेटों में टूटकर तैर रहा है हमारा क्रस्ट। और एथेनोस्फेयर से ही ज्वालामुखी को लावा प्राप्त होता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो एथेनोस्फेयर द्वारा ही सामग्री उसे प्राप्त होती है। पिघला हुआ जो लावा है, पत्थर है, चट्टान है, ग्रेनाइट है, वो इसी से मिलता है, एथेनोस्फेयर से। तो मेंटल का जो ऊपरी है जो है क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एथेनोस्फेयर कहते हैं। और मेंटल का औसत घनत्व तो 5 से 6 है, 5 से 6 है, ये भी याद ये रहिएगा। अब जानिए क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला एक संक्रमण क्षेत्र है, एक लेयर है, या असंबद्धता है, या डिसकंटिन्यूटी है। उसका नाम जो है मोहो असंबद्धता है। क्या कहेंगे? क्रस्ट, और इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका ट्रिक आसानी से। तो मोहो क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह लेयर स्थित है, इस तरह से जानिए। ठीक है। और मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल थोड़ा कुछ लिक्विड है, लेकिन निचला वाला जो है मेंटल वो कुछ थोड़ा जेली के आकार का है, जेल टाइप का है, लिक्विड पे है। तो ऊपरी और आंतरिक यानी ऊपरी और निचला या
अपर या इनर मेंटल को बांटने वाला जो लेयर है उसको कहते हैं रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिसकंटिन्यूटी है ये इसको बांटता है। केनयार्ड क्या है? क्रस्ट के बीच में, ऊपरी और आंतरिक के बीच में। मोहो क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। रेपेटी क्या है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसको बांटता है, कौन सा है? रेपेटी असंबद्धता, जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांटता है। अब आता है क्रोड। क्रोड क्या है? पृथ्वी का समस्त आयतन का 16%। कितना है? 16%। द्रव्यमान का 32%। ठीक है, और इसको क्रोड को बेरी स्फेयर भी कहा गया है। हाँ, मेंटल को पायरो स्फेयर भी कहा गया है, पायरो स्फेयर। और मेंटल के ऊपरी भाग को एथनो स्फेयर भी कहा गया है। क्रोड को बेरी स्फेयर भी कहा गया है। और यह आयतन का 16%, द्रव्यमान का 32% पृथ्वी का घेरता है। हाँ, अब आते हैं मेंटल और क्रोड। मेंटल और क्रोड को अलग करने वाला जो लेयर है उसको कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता, यानी मेंटल और क्रोड को, यानी ऊपरी क्रोड और आंतरिक मेंटल के बीच में स्थित है। कौन सा है? गुटनबर्ग लेयर है ये। अब क्रोड भी दो भागों में है, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ऊपरी क्रोड जो है वो उस ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को बांटने वाला जो है लेयर, उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। उसका नाम क्या है? लेहमैन असंबद्धता, यानी लेहमैन। ये कहाँ पे है? क्रोड में स्थित है। रेपेटी कहाँ पे स्थित है? मेंटल के बीच में स्थित है। कोनयार्ड कहाँ पे है? क्रस्टों के बीच में है। इसको याद करने का तरीका है, जान लीजिए, मैं आपको बता दूं। कमरेगुल, कमरेगुल, क्रस्ट के बीच में कोनराड। कौन सा होगा? कोनराड। अब क्रस्ट के बाद कौन आएगा? मेंटल आएगा। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा आएगा? मोहो लेयर आएगा। अब कौन कौन आएगा? तो मेंटल और मेंटल के बीच में आएगा, रेपेटी आएगा। ठीक, अब कौन सा आएगा? तो मेंटल और क्रोड के बीच में कौन आएगा? गुटनबर्ग आएगा। और क्रोड के बीच में लेहमैन आएगा। असंबद्धता है, ये डिसकंटिन्यूटी है जो सबको अलग करता है। अब सवाल आता है कि पृथ्वी अंदर से इतनी गर्म क्यों है? तो दाब द्वारा, दाब के बढ़ने के कारण और रेडियो एक्टिविटी के कारण अंदर का जो मटेरियल है लिक्विड अवस्था में है, और भारी पदार्थ नीचे है, उसके बाद हल्का, उसके बाद हल्का। इनके बीच कुछ लेयर है। चूँकि जब पृथ्वी घूम भी रही है, ये लिक्विड है, ये भी घूमते हैं, इसलिए इनके घनत्व तो अलग अलग होने के कारण इनके बीच गति भी अलग अलग है। इसलिए इनको गतियों को अलग अलग होने के कारण इनमें परतें भी हैं, मेंटल के भी बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर क्रोड के बीच में, जिस कारण इनमें घर्षण का क्षेत्र भी पैदा होता है, जिससे एनर्जी बाहर आती है। इन्हीं लेयर को जो बिल्कुल संक्रमण इन्हीं लेयर को जो बिल्कुल संक्रमण वाले हैं क्षेत्र, इनके नाम हैं 1, 2, 3, 4, 5 कमरेगुल। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है इसको जान लीजिए आप। तो ये वाला पहले जान ले आप। हाँ, क्रोड वाले में वाह क्रोड क्या है? इसका घनत्व 10 है। इसमें एस तरंगे प्रवेश करती नहीं है, लेकिन पी तरंगों का वेग बढ़ जाता है। आंतरिक क्रोड घनत्व है 13.6। एस तरंगे प्रवेश नहीं करती हैं, लेकिन पी तरंगों की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ठोस अवस्था में है ये। ठीक, अब जानिए कि पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र कैसे करती है पैदा।
निचला मेंटल और ऊपरी कोरोड के बीच में जो ये गुटनबर्ग लेयर है, यहाँ पैदा होता है बहुत ज़्यादा घर्षण, और इससे फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है, और यहीं से पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है क्योंकि यही क्षेत्र प्लाज्मा अवस्था में है। पृथ्वी का कोरोड भी जो है ये सब क्या है, प्लाज्मा अवस्था। यहीं से गर्मी से ये कोरोड जो है, हालांकि कोरोड को तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक दाब के कारण क्या है, ये ठोस है और प्लाज्मा अवस्था में है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था में है। और यहाँ चीज़ें क्या हैं, आयनित हैं, इसलिए पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार, यहीं से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगर आप देखें ऐसे तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और चुंबक की तरह पृथ्वी व्यवहार करती है। पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूर्य के जो सोलर विंड हैं यानी सौर तूफान, उससे बचा लेता है। छोटे छोटे आवेशित कण जो सूर्य से सौर तूफान के रूप में आते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र पर टकराने से ऊपर उठ के निकल जाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बच जाती है। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र न बने तो ये सोलर विंड जो है यानी सौर तूफान हमारी पृथ्वी को उड़ा देगी, आंधी की तरह एकदम उड़ा देगी। इतनी इसमें ताकत होती है, इसलिए हम लोग बच जाते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में यह सोलर विंड जो है यानी सौर तूफान हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों पर कुछ घर्षण करती है पैदा, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों पर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। उत्तरीय क्षेत्र पर अरोरा बोरेलियासिस, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस नामक ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। उत्तरी क्षेत्र में आप नॉर्वे में जाएंगे तो रात को वहाँ पे ये चमक देखने को मिलेंगे, इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में आप तस्मानिया में जाएंगे तो आपको ये ध्रुवीय ज्योति देखने को मिलेगी, या अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाएंगे तो आपको ये ध्रुवीय ज्योति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको इसमें जानना क्या है, तो सबसे पहले इनके लेयर के बीच में जानिए। क्रस्टों के बीच में कोनयार्ड, क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहो, मेंटल और मेंटल के बीच में रेपेटी, मेंटल और कोरोड के बीच में गुटनबर्ग, और जबकि कोरोड और कोरोड के बीच में लेहमैन और संबद्धताएँ पाई जाती हैं। ठीक, ऊपरी भाग को, मेंटल के ऊपरी भाग को एथेनोस्फेयर कहा गया, जिस पर क्रस्ट तैरता है, और ज्वालामुखी को पदार्थ यहीं से मिलता है। सबसे पहले दिया था मॉडल स्वेस ने, इन्होंने सियाल, सीमा और नीफे में बांटा था। ठीक, और पृथ्वी को जो सबसे ज़्यादा जाना गया है वो कैसे, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, और क्रस्ट, मेंटल और कोरोड के बारे में आपको जानना चाहिए। आप इसे उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और इसको उतार लीजिए। इससे हर परीक्षा में कहीं कोई ना कोई सवाल आते हैं। हाँ, पृथ्वी का जो घनत्व है वो औसत घनत्व जो है 5.5 है, और क्रस्ट पे प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आप नोट करिए, नोट करके आप इसे लिखिए। ये पूछता है कि मेंटल के आयतन का भाग इतना है, द्रव्यमान का भाग इतना है, योगदान इतना एरिया घेरता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस तरह के सवालों को सब नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।